हेलो एवरीवन, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर लेकर के आऊं, तो अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे भी पहले जो एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में बहुत सारे लोगों के चल रहा है, वह यह है कि CSIR दिसंबर में एग्जाम कराएगी कि नहीं कराएगी। तो भाई, हमें यह समझना है कि हमारे भारत देश की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना काम क्यों नहीं करेगी। पीछे कुछ दिनों के अंदर जब कोविड चल रहा था, तो उस समय तो पूरी दुनिया परेशान थी। उस समय तो पूरी दुनिया के काम अटके हुए थे, लोग घरों के अंदर रहे थे। ऐसे में CSIR कुछ एग्जाम्स नहीं करवा पाई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब CSIR इस चीज की आदत ही डाल लेगी। ऐसे क्वेश्चंस जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स एक बार के लिए प्रिपरेशन करना छोड़े, और जैसे ही सडनली CSIR का टाइम से नोटिफिकेशन आता है, तो वही लोग जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींच लेते हैं कि अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप हमारे पास में आइए, हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो हमें एक सिंपल सी चीज ये समझनी है कि देश की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम टाइम से बिल्कुल करेगी। तो हमारे पास में यूं लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 4 महीने हाथ में है। तो इन 4 महीनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कुछ स्टेप्स में आपको ये प्रिपरेशन समझाऊंगा। और आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी जगह मैं प्रिपरेशन कर रहा होता, तो ट्रस्ट मी, मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती। और इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेता हूं। हम अपने YouTube चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस लेकर के आते हैं, वो सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। एटलीस्ट आप उन्हें शेयर किया कीजिए, आप उन्हें देखा कीजिए। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये वीडियोस हैं वो हम एग्जाम टाइम आएगी तभी देखेंगे, तो मान के चलिए कि इतना सारा कंटेंट आप एग्जाम के टाइम पर एक साथ नहीं देख पाएंगे। ना तो आपको कुछ समझ में आएगा, और ना ही आपके पास में इतना समय होगा कि आप नया कंटेंट इस तरीके से पढ़ें। अगर आप रोज वीडियोस देख लेते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन सही चलती रहेगी। इसे इकट्ठा मत करिए, इसे बैकलॉग मत होने दीजिए, आप रोज का रोज देखते रहा कीजिए। ये आप ही के लिए है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि मैं वीडियोस हटा दूंगा। भाई, जब तक मेरा चैनल सही सलामत है तब तक मैं कोई वीडियो हाइड नहीं करूंगा, कोई वीडियो हटाऊंगा नहीं। तो आप उस चीज की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हमारी मास्टर प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए CSIR के लिए, स्पेशली इन 4 महीनों के अंदर। तो आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहला स्टेप है काउंट द डेज। आप आज से ही मान लीजिए कि आपको प्रिपरेशन करनी है, कल से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो एक बार आप रफली ये मान के चलिए कि आपके पास में 120 डेज अभी हाथ में है। 120 डेज मोर देन सफिशिएंट होते हैं। यदि आपने पहले से कोचिंग कर रखी है, यदि आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो 120 डेज में आप मान के चलिए 3 या 4 बार प्रिपरेशन वापस कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं, उन्हें थोड़ी सी ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। उन्हें 120 दिन के अंदर अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि भाई हमारे CSIR सिलेबस के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, लाइक एकदम से फ्रेशर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वे स्टूडेंट्स थोड़ा सा नर्वस ना हो, पैनिक ना हो। देखिए, हर चीज का एक सही समय आता है। अब मान लीजिए कि अभी लेट सपोज कि UPSC का एग्जाम निकलता है, 4 महीने बाद में उस एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम होगा आपका 4 महीने बाद में। और अगर आपने आज तक UPSC का सिलेबस भी नहीं देखा हुआ है, और आप ये सोचते हैं कि मैं 4 महीने में उस कैंडिडेट के जितने इक्वल प्रिपरेशन कर लूं जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो नहीं होगा। हो सकता है आपको ये लगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। हर चीज का एक सही समय होता है।
यदि आप बहुत ज्यादा फ्रेशर हैं, जिनको पूरे सिलेबस का आइडिया नहीं है, जिनको ये आइडिया नहीं है एग्जाम किस पैटर्न पे होती है, जिन्होंने आज से पहले ना कोचिंग करी है, ना कॉलेज में बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ा है, तो 120 दिन में प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि आपको प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ चीजें यहाँ रटनी नहीं होती है। ये वो वाला एग्जाम नहीं है कि जहां आप डाटा अपने दिमाग में भर के चले जाएं और वैसा का वैसा आपको एग्जाम में मिल जाए। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती है। तो इस एग्जाम के लिए एक स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम पक्का आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कम से कम एक बार प्रिपरेशन कर रखी है या फिर उन्होंने अपना एक बार सिलेबस अच्छे से किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि आपके हाथ में 120 डेज हैं। इन 120 डेज का सबसे सही उपयोग, सदुपयोग कैसे करेंगे आप? आपको डेली सिटिंग देनी पड़ेगी। आपको आपके पास में आपका मटेरियल होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। लेट सपोज कि आपने कोचिंग कर रखी है, तो एक तो आपके सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात, कोचिंग नोट्स के साथ साथ आपके पास में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हो। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों द्वारा ये पब्लिश की जाती है। आपको जो पसंद आए एक खरीद लीजिए। तो आपके पास में बेसिकली क्या है कि आपका खुद का स्टडी मटेरियल है और दूसरा आपके पास में कम से कम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है। आप जिस कोचिंग में पढ़े होंगे, उम्मीद है कि उस कोचिंग के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट भी लगे होंगे। जैसे आपका कुछ कंप्लीट हुआ सिलेबस, उसका टेस्ट ले लिया, वो टेस्ट पेपर भी आप अपने साथ रखें। ऐसे कुछ और क्वेश्चन पेपर्स की बुक जो CSIR से ही रिलेटेड हो, वही अपने साथ में रखें अगर आप पर्टिकुलरली CSIR की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमको ये लगता है कि हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन के दौरान यदि हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लेकर आ जाएं, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स जो हमारी एग्जाम से रिलेवेंट भी नहीं है, तो हमको वो क्वेश्चन पेपर देख करके पैनिक ये होगा कि ये तो हमने पढ़ा हुआ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब आप ए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो कठिनाई तो आएगी, परेशानी तो होगी। ऐसे में आपकी प्रिपरेशन पर एक नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि आपको डर लगने लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है। तो बेटर ये रहेगा, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठे हो उसी एग्जाम का मटेरियल पढ़ो, वही तो आएगा ना एग्जाम के अंदर। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन ध्यान रखिए, खास करके CSIR के ही होने चाहिए। तो आपके पास में आपके नोट्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक और कुछ ऐसे पेपर जो इसी एग्जाम से रिलेटेड हो। स्टेप नंबर 2, आपको बहुत सारी यूनिट्स में से 8 यूनिट सेलेक्ट करनी है। एंड प्लस में लिखा है मैंने जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड तो सिलेक्टेड है, पहले से सिलेक्टेड है। अब उसके बाद में आपके पास में 8 यूनिट्स के ऑप्शंस हैं। टोटल 13 यूनिट्स है, आपको 13 में से कोई 8 सेलेक्ट करनी है, वो भी अपनी पर्सनल चॉइस की 8। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि CSIR के अंदर हर यूनिट का वेटेज इक्वल होता है। आपको ना तो कोई यूनिट के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ना किसी के कम मिलेंगे। बहुत वेल बैलेंस्ड टाइप की एग्जाम है ये। कुछ लोग अगर आपको ये मिसगाइड करते हैं कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एनिमल फिजियो के ज्यादा आते हैं, प्लांट फिजियो के ज्यादा आते हैं, तो याद रखिए कि वो लोग आपकी बॉटनी या जूलॉजी चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको लाइफ साइंस कितनी आती है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों इक्वल हैं। जितना वेटेज बॉटनी का है उतना जूलॉजी का है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि भाई आपको जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट पे ज्यादा ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप 8 यूनिट सेलेक्ट कर चुके होंगे तो आपके पास में 5 यूनिट बचेगी, पर उन 5 यूनिट को छोड़ना नहीं है। आप उन 5 यूनिट में से वे टॉपिक छोड़ दीजिए जो आपको बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं, जो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाते हैं, जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आते हैं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 5 यूनिट हमने सेलेक्ट नहीं करी है, उनको
भी पढ़ना चाहिए, उनके ऐसे टॉपिक्स जिनसे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक्स तो आपको पढ़ने चाहिए। और देखो, आप ये वाली जो मेहनत करने वाले हो वो सिर्फ अपने लिए करने वाले हो। इस मेहनत का जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके लिए निकलेगा। लेट सपोज कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप प्लीज मेरे लिए ये काम कर दीजिए, तो आप मुझे ये बोल सकते हैं कि भाई ये काम मेरे बस की बात नहीं है, ये काम मुझे पसंद नहीं है, ये काम मैं नहीं करना चाहता, तो मैं नहीं करूंगा। बट ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बाद का जो कैरियर है, वो हर एक चीज आपकी होगी। तो आप ये एक्सक्यूज ना करें खुद से कि मुझे ये पर्टिकुलर यूनिट तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो आपका नुकसान है, इसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है, दूसरे के फायदे ही फायदे हैं। आपके अपने प्रिपरेशन से आप अपना कैरियर बनाने वाले हैं, आप अपने लिए पढ़ने वाले हैं, तो आप अपने आप से ये एक्सक्यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है कि भाई ये वाले टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ सकता। आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, उन एक आधे टॉपिक को छोड़ दीजिए, पर जो 5 यूनिट आपने नहीं सेलेक्ट करी है उनको एज इट इज छोड़ देना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप ये समझिए कि आपको 8 यूनिट कौन सी सेलेक्ट करनी है। आपके पास में 8 यूनिट्स के टॉपिक्स हैं, 13 यूनिट आपके सामने है बोर्ड पे। आपको इनमें से कोई भी 8 यूनिट सेलेक्ट करनी है। आप बॉटनी के हैं, आपको जूलॉजी में थोड़ा एनिमल फिजियो में इंटरेस्ट है, आपको एनिमल फिजियो सेलेक्ट करनी चाहिए। आप जूलॉजी के हैं, आपको प्लांट फिजियो में इंटरेस्ट है, आपको प्लांट फिजियो सेलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बॉटनी के हैं तो जूलॉजी वाली यूनिट्स तो छोड़ ही दें, या आप जूलॉजी के हैं तो बॉटनी वाली यूनिट्स छोड़ ही दें। ऐसा करके आप अपना सिलेक्शन कम करवा लेंगे। आपके सामने 13 यूनिट के ऑप्शंस हैं। आप ये ना सोचें कि अब आप देखो, आप जो ये कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, इस एग्जाम से आपको एक डिग्री नहीं मिलेगी, इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप कॉलेज के अंदर एमएससी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो आपको एक डिग्री मिलती है कि आप बॉटनी से मास्टर्स हैं, आप बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स हैं, आप जूलॉजी से मास्टर्स हैं। आप भूल जाइए कि अब आप किस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, आप ये फोकस करिए कि इनमें से आपको क्या पसंद है। जो 8 यूनिट पसंद है अच्छे से उठा लीजिए। इसके लिए किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी इंटरेस्ट की यूनिट बताएगा। मैं बॉटनी से हूं, मुझे प्लांट फिजियो में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहूंगा प्लांट फिजियो बहुत इजी है, आपको करनी चाहिए। बट हो सकता है आपको उतनी इजी ना लगे, या मुझे कोई ये कहे कि आप जो है वो पर्टिकुलरली लेट से टूल एंड टेक्निक्स वाली यूनिट अच्छे से करिए। टूल एंड टेक्निक्स में मेरा हैंड उतना नहीं है, मुझे सिर्फ ये अपने काम की जितनी आती है। मैंने मास्टर्स के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं जितने एक बायोटेक के स्टूडेंट ने किए होंगे। सो किसी और के कहने से यूनिट सेलेक्ट ना करें, वरना आपको नुकसान होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपकी पसंद की कोई भी यूनिट सेलेक्ट करिए। अब यूनिट सेलेक्ट करने के बाद, और याद रखिएगा कि प्लस में जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। 8 यूनिट CSIR सिलेबस के लाइफ साइंस से हैं, और एक जो है वो जनरल एप्टीट्यूड हमेशा रहेगा। अब आपको करना क्या है कि जो 5 यूनिट सेलेक्ट नहीं करी आपने, उन 5 यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खंगा लिए। आपको यह समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, और कोशिश करिए कि आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। अगर आप ऐसा करके जाएंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो, हाँ, अब ये बात है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, पर ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। हमें इस एग्जाम की रिस्पेक्ट जरूर जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस एग्जाम का डर अपने मन में नहीं बिठाना चाहिए। ये एग्जाम भी सिंपल नॉर्मल एग्जाम के जैसा है। देखो, आप ही के साथ बैठने वाले, आप ही की बगल की टेबल पे बैठने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स एग्जाम में सिलेक्शन तो होते ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो इस प्लेनेट के नहीं है, वो हम में से ही है। तो इसलिए सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए।
8 यूनिट आपने पिक करी है, 5 यूनिट जो है उनके टॉपिक सेलेक्ट करे हैं और जनरल एप्टीट्यूड सेलेक्ट करे हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि डिवाइड टाइम फॉर ईच यूनिट। लेट सपोज आपने बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट करी, और मैं कहूंगा बायोकेमिस्ट्री आप जरूर सेलेक्ट करें, और ऐसा इसलिए सेलेक्ट करें क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट CSIR सिलेबस की यूनिट नंबर 1 है। और यूनिट नंबर 1 का मतलब ये हो गया कि आप जब इस यूनिट को छोड़ देते हैं तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमने इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स के अंदर इसी यूनिट के साथ स्टार्ट किया जाता है सिलेबस। रीजन यही है बस कि ये सिलेबस की पहली यूनिट है, और कोई रीजन नहीं है। सवाल तो इससे भी उतने ही आते हैं, बट एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि भाई इस यूनिट को छोड़ देना मतलब CSIR का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ देना। दूसरा रीजन आप ये समझें कि बायोकेमिस्ट्री की यूनिट में आपको इतने कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनको आप प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सब के अंदर यूज कर पाएंगे। DNA, RNA, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत सारे कनेक्टेड चीजें हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह भी आपको समझने को मिलती है, तो ये यूनिट तो आप कम से कम जरूर करें। अब आते हैं अपन डिवाइड टाइम के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री बड़ी यूनिट है, अगर आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 4 दिन लग जाते हैं पूरी यूनिट पढ़ने में, अच्छे से पढ़ने में। तो आप ये मान लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री को आपको 4 डेज देने हैं, एकदम अच्छे से 4 दिन में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाती है 4 दिन में। अब बायोकेमिस्ट्री के बाद में आपको सेल बायोलॉजी कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है, 3 दिन में आपसे आराम से हो जाएगी। इसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंपैरेटिवली बड़ी यूनिट है सेल बायोलॉजी से, 4 दिन में आराम से हो जाती है। मैं एक बार रफली आपको बता रहा हूं, सिक्वेंशियली आपकी पसंद की यूनिट आपको उठानी है। ऐसे करते करते आपको 8 यूनिट्स हैं, उनको पिक करना है। अब मैं एक रफ आइडिया देता हूं, किसी यूनिट को आपको पढ़ने में 2 दिन ही लगेंगे, किसी को 4 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 दिन लग सकते हैं। मैं रफली 5 डेज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनको। अगर मैं 5 डेज से मल्टीप्लाई करूं तो 40 डेज आपको लगेंगे CSIR का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने में अच्छे से। आपके पास में 120 डेज हैं, और अगर आपने 40 डेज में अच्छे से एक बार रिवाइज किया तो भाई आपके पास में 80 डेज बचते हैं। ठीक है, अभी एक बार आप जनरल एप्टीट्यूड जो है वो साइड में रखेंगे। इन 40 डेज में आप अच्छे से CSIR के इन यूनिट्स को पढ़ेंगे। अब इन यूनिट्स को पढ़ने का मैं तरीका बताता हूं आपको। आप एक टाइम सेलेक्ट करें कि आप अपनी स्टडी कब से स्टार्ट करेंगे दिन में। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी उठ जाइए। आप रात को देर तक जाग सकते हैं तो आप देर तक जागे, कोई इशू नहीं है। आप अपना ध्यान खुद रखें। जब आप अच्छे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाए तब से लेके एक रूटीन बनाइए कि आपको 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ना है डेली। और मैं आपको इतने घंटे पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि हम ह्यूमंस हैं, एक्यूरेसी के साथ में तो 8 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी तो है ना, सिंपल सा, 100% ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल नहीं है। 8 घंटे यदि पढ़ने बैठे हैं तो एग्जैक्ट 8 घंटे तो नहीं पढ़ पाएंगे। 8 घंटे वाली सीटिंग में आपसे 6 घंटे की स्टडी अच्छे से हो जाती है। आपने लेट सपोज पहले दिन बायोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको पहले दिन बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, तो आप पूरे दिन पढ़ते जाइए। अगले दिन जब आप वापस पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट कम आए,
आपका जब भी थ्योरी पढ़ने का मन कम करे, आप उसी समय क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कोई फिक्स्ड टाइम ना रखें। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक पर्टिकुलर टाइम पर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत गलत बात होती है। पता है गलत बात क्यों होती है? देखो, क्वेश्चंस का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। यदि कोई क्वेश्चन हम करते हैं और वो क्वेश्चन सही हो जाता है तो हमें इंटरनली बहुत खुशी होती है। हमारा मन करता है कि हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करें, हमारा मन करता है हम और क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें डर लगता है, फिर हमको अंदर ही अंदर अपने आप से कंपटीशन हो जाती है कि नहीं, पहले मैं ये क्वेश्चन को कैसे भी करके सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। एंड इसी चीज के चक्कर में हमारा टाइम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जो हमारा टारगेट है वो भी पूरा नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कि आपने टाइम फिक्स कर लिया कि भाई मैं सुबह जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। हो सकता है कि हर रोज आपको 5 बजे सेम एफिशिएंसी के साथ में आपकी बॉडी ना हो। कभी हो सकता है आपको नींद आ रही हो, कभी हो सकता है आपका मूड खराब हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, कभी हो सकता है आपको भूख लगी हो, कभी हो सकता है कि आपको लेजीनेस थोड़ी सी ज्यादा हो। तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन के साथ, सेल्फ कंपटीशन के साथ अपना इतना टाइम खराब करेंगे कि दिन भर आपका खराब जाएगा। आप यदि शाम को वही बात है कि क्वेश्चन लेके बैठ गए फिक्स टाइम पे, तो फिर आपको यही दिक्कत आने वाली है। आप ये काम करो कि जब आपका थ्योरी पढ़ने का मन ना हो कि भाई थ्योरी आज बहुत पढ़ ली, मोनोटोनी हो गई है थ्योरी पढ़ते 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 पढ़ते, तो अब क्यों ना थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन सोल्व करें, वो आपको फन लगेगा। उस समय आपका मूड जो है वो सही भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी देर से पढ़ पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब आपके मूड को तो कोई दिक्कत हुई नहीं है पढ़ते 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 पढ़ते। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा होगा तो आपको उतना जोर नहीं आएगा, उतना बुरा नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो पहला आप एक काम करना है आपको कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने ही नोट्स में से लेना है कि कहीं आप कोई कॉन्सेप्ट तो मिस नहीं कर रहे जो आपके नोट्स में है पर आप अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। इन दैट केस आपका रिवीजन भी वापस हो जाएगा। तो पहला काम तो यही होता है कि आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने ही नोट्स में वापस से खोजें। इससे आपको एक अच्छी चीज समझ में आएगी कि आपके कहीं कोई पॉइंट मिस हो गया, याद करना रह गया, तो एग्जैक्टली इमीडिएटली आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट टाइम वह है जब आपका थ्योरी पढ़ने का मन ना हो। अब आपको दिन में जब भी मन करे तब आप क्वेश्चन सोल्व करें। हाँ, ये है कि एक दिन मान लो कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने का मन हो गया तो उस दिन मत करिए, पर उसके बाद अगले दिन कर लीजिए। आप यदि ये रूटीन 40 दिन फॉलो करते हैं तो एक तो आपका पढ़ने का बैठ जाएगा कि हाँ आपको पढ़ना है, रूटीन बन जाएगा पढ़ने का, और उसके बाद आप अच्छे से अगले जो 80 डेज है उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने 40 दिन ईमानदारी से ये चीज फॉलो करी है तो अगले जो 80 डेज है उसमें आपको क्या प्लानिंग करनी है। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, थ्योरी आपको पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आपके पास में ये जो पीछे वाले 40 डेज हैं, इन 40 डेज में आपको ओनली 8 यूनिट ही पढ़नी है। मैंने 8 यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आपको 8 यूनिट ही पढ़नी है। वो जो 5 यूनिट हमने छोड़ रखी है और जो जनरल एप्टीट्यूड हमने अभी नहीं पढ़ा है उसको इन 80 डेज में बहुत अच्छे से कवर करना है। आपने क्या किया, आपने 8 यूनिट्स को 5 डेज देते हुए 40 डेज में अपना कोर 8 यूनिट्स हैं वो अपने हाथ में कर ली। अब आपके पास में 80 डेज बाकी है ना, 80 डेज में आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग 5 है, 5 प्लस जनरल एप्टीट्यूड,
इन पे फोकस करना है, पूरे 80 डेज नहीं, पूरे 80 डेज नहीं करना। अब आप एक रूटीन बनाइए कि आपको इन 5 यूनिट्स में से हर रोज किसी एक यूनिट के वो टॉपिक पढ़ने हैं जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड है वो अच्छे से करना है, अब सीखना है। देखो ये एक्सक्यूज करना छोड़ दो, जनरल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है, वो जमाना जा चुका है जब बिना जनरल एप्टीट्यूड के लोगों को सिलेक्शन हुआ करते थे। जब कोचिंग सेंटर्स में ये एडवाइस दी जाती थी कि आपको जनरल एप्टीट्यूड करना ही नहीं है, अब वो टाइम गया। आपको जनरल एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, अगर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कराना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा ये। तो आप जनरल एप्टीट्यूड की दबा के प्रैक्टिस करें। मैं इन 80 डेज में से आपके 30 डेज ले रहा हूं। इन 30 डेज में आपको क्या क्या कर लेना है, देखो इन 30 डेज में आपको जनरल एप्टीट्यूड, रिमेनिंग 5 यूनिट्स, जनरल एप्टीट्यूड करना है, रिमेनिंग 5 यूनिट्स करना है, और साथ ही साथ जो 8 यूनिट्स हैं उनका रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है वो सुन लो मेरी बात। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको एकदम सुपरफिशियली, एकदम थोरोली नहीं जाना है, एकदम सुपरफिशियली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने 40 डेज ईमानदारी से बहुत अच्छे से दिए हैं इनको, तो अभी आपको 30 डेज में वो सारी चीजें रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको सुपरफिशियली करना है। आपके 40 डेज गए, उसके बाद में 30 डेज गए, अभी भी आपके हाथ में 50 डेज है, बहुत अच्छे वाले 50 डेज है। इन 50 डेज के अंदर आपको एक ब्रेक लेना है, 2 या 3 दिन का एक ब्रेक लीजिए। अगर आप 2 या 3 दिन का ब्रेक लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा बॉडी को, मेंटली आप अच्छा फील करेंगे। आप कहीं जाइए नहीं, आप अपने घर पे रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में रहिए। अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रहिए, घूमने कहीं नहीं जाना है, मूवी वगैरह कहीं नहीं जाना, रिलैक्स करिए। 3 दिन के ब्रेक के बाद में वापस अब आपको क्या करना है, वो सारी चीजें रिकॉल करनी है जो आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं। क्योंकि 3 दिन का ब्रेक लेके आए हो ना, तो आपको ये लगेगा कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं तो सब कुछ भूल रहा हूं। तो कोई भी यूनिट स्टार्ट करिए जो आपका मन है, जो यूनिट आपका पढ़ने का मन करे उस यूनिट से आप स्टार्ट करिए, और मान के चलिए कि अब आपके हाथ में 47 डेज नहीं है, अब आपके हाथ में 40 डेज है, ओनली 40 डेज। इन 40 डेज के अंदर आप टारगेट रखिए कि कम से कम 2 बार आपको वो 8 यूनिट्स, 5 यूनिट्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड कम से कम 2 टाइम्स रिवाइज होनी चाहिए। अगर 2 बार ही आप रिवीजन कर लेते हैं तो मैं मानता हूं मोर देन सफिशिएंट है ये। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी आपको चीजें अच्छे से याद रहने लग जाएगी। ये होता है, एग्जाम फोबिया होता है। एग्जाम से पहले हमको कुछ चीजें पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि हमने पहले से पढ़ा हुआ है, पर जब एग्जाम आती है तब हमारे दिमाग में चीजें जाने लगती हैं। तो आपको 2 बार रिवीजन करने का टारगेट रखना है, बहुत ईजी है, हो जाएगा आराम से। इस दौरान आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आप CSIR के पुराने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए। आपको बोरिंग लगे चाहे, फिर भी आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं वापस से। आप ये मत सोचिए कि ये तो मैंने कर ही लिए हैं सॉल्व, तो इनको दोबारा क्या ही पढ़ना। भाई टाइम तो लगेगा नहीं क्योंकि आपने कर रखा है, बट आप बार बार उस चीज को रिवाइज करिए। आप अगर लिख के पढ़ते हैं तो लिख कर पढ़ना बहुत अच्छा होता है, आप लिख के पढ़ेंगे ज्यादा समय तक याद रहेगा, बट ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लिख के पढ़ना इतना जरूरी नहीं होता है, आप बिना लिख कर भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, आपको उन यूनिट्स की प्रैक्टिस
और ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है जो आपने सेलेक्ट नहीं करी थी। मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो अभी स्लाइड्स बाकी हैं बस, बाकी मैंने आपको ढंग से सारी चीज़ें बता दी हैं। उन यूनिट्स का ध्यान रखें जो आपने छोड़ी हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आप मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई इतना इतना मटेरियल हमको डेली डेली पढ़ना है, रिवाइज करते रहिए, बहुत बड़ी डील नहीं है ये। देन आपको रिपीट करनी है होल प्रोसेस, एक बार फिर से कंप्लीट प्रोसेस रिपीट कर लेनी है कि भाई हमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो ये है हमारे पास में एग्ज़ाम की बहुत अच्छी वाली मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी, जो आप अभी भी फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।